साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही हम दो टर्म और लेंगे, एलसीआर और एनएफएसआर लेंगे। इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो एलसीआर और एनएफसीआर है, ये बेसल थर्ड का में एक कंपोनेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मनी क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मनी यानी इक्विटी की जो इकोनॉमिक वैल्यू है इक्विटी की, वो क्या है। तो एक क्या है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से इंस्टीट्यूशन की, संस्था की जो इक्विटी की वैल्यू है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, वही इम्पैक्ट क्या कहलाता है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी कहता है। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी की वो कहलाता है। एक इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। मतलब जो फ्यूचर में जो इनकम हो रही है या होगी, जो एक्सपेक्टेड इनकम या जो एक्सपेक्टेड एसेट्स हैं या एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज हैं, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसका एक कैलकुलेशन करता है। आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क जो करता है वो ये करता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बैंक्स एसेट्स इज कैलकुलेटेड। कि जो ऑल कैश फ्लोज हैं इन फ्यूचर में, तो उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उसका एक आकलन करता है, उसका एक इवैल्यूएशन करता है। उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये एसेट्स एंड लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये होती है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब हुआ। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हुआ एसेट्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटी की, मतलब तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब सिंपल सा हो गया कि जो एसेट्स में वैल्यू आ रही है, एसेट्स की जो वैल्यू आ रही है उसमें से लायबिलिटी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। कौन सी वैल्यू को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। देखिए काम कैसे करता है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो काम कैसे करता है, वो एसेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू और लायबिलिटी की नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी एसेट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू और लायबिलिटी की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो एसेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू और लायबिलिटी की नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ही कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब बात करते हैं एलसीआर की, कि एलसीआर क्या है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। एलसीआर क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जो बैंक्स होती हैं, बैंक से दो प्रकार की संपत्ति को, दो प्रकार की एसेट्स को कैलकुलेट करती हैं। एक तो वो करती हैं, क्या करती है, एक तो करती है इकोनॉमिक कैपिटल, क्योंकि बैंक में जो होती हैं तो उसमें दो प्रकार की एसेट्स होती है। बैंक में कितने प्रकार की एसेट्स होती है, दो प्रकार की एसेट्स होती है। एक तो रेगुलेटरी कैपिटल होती है और दूसरी आपकी होती है इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक जो कैपिटल होती है वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की वजह से अराइज होती है, और जो रेगुलेटरी होती है वो रेगुलेटर बताता है, रेगुलेटर डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम यहाँ पर जो एलसीआर की बात कर रहे हैं, तो जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है ये एक रेगुलेटरी कंपोनेंट है, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है
जिसमें कहा गया है कि हर एक बैंक के पास में, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में इतनी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए जिससे कि वो कम से कम 30 दिन का पेमेंट यानी 30 दिन की जो लायबिलिटी है उसको बेयर कर सके। यानी कहने का मतलब सिंपल सा LCR का मतलब ये हो गया कि ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और इसके तहत हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये इंश्योर करना है कि कम से कम उनके पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जिससे कि वो 30 दिन का पेमेंट कर सके। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो ये क्या करता है कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड कौन सी होती हैं? हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड वे होती हैं जो इमीडिएट लायबिलिटी को पे करने के लिए डिस्पोज की जा सकती हैं, मतलब जो इमीडिएट लायबिलिटी को पे करने के लिए डिस्पोज की जा सकती हों। यानी कि जैसे कि आपका कैश हो गया है ना, तो कैश क्या आ गया, आया कैश तुरंत उसको पेमेंट कर दिया। तो दीज आर द असेट्स दैट कैन बी इजीली एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश विद मिनिमल लॉस ऑफ वैल्यू। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कैश, सेंट्रल बैंक रिजर्व कि जैसे इसमें देखिए HQL में क्या आ जाएगा आपका, HQL में आपका आ जाएगा जैसे कैश आ गया, या जो RBI के में हमारे रिजर्व पड़े हुए हैं, या कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के बॉन्ड हैं, आज वो सारे क्या आ जाएंगे इसमें, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स होंगे। ठीक है, अब नेट कैश आउटफ्लो क्या हुआ? नेट कैश आउटफ्लो का मतलब है 30 दिन में, मतलब एक उम्मीद करते हैं एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो जो है ओवर द नेक्स्ट 30 डेज की एक्सपेक्टेड जो आउटफ्लो है नेक्स्ट 13 डेज इंक्लूडिंग कस्टमर विड्रॉल, लोन रीपेमेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वो नेट कैश आउटफ्लो कहलाता है। देखो अब एक सोचने की बात है, वो क्या है कि मतलब एक हमारा हो गया हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, और दूसरा आपका हो गया नेट कैश आउटफ्लो। अब देखो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड आप समझ गए कि ये वो एसिड्स होती हैं जो बहुत जल्दी यानी जिसको इमीडिएट बेस पर हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, जैसे कि रिजर्व बैंक के साथ में रखी हुई कोई भी रिजर्व एसेट्स इंक्लूडिंग कैश हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हैं जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के हैं। इसी तरह से जो नेट कैश फ्लो है वो क्या है कि नेट कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि नेक्स्ट 30 डेज में कितना आउटफ्लो कैश का होने वाला है उसको वो कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, जैसे कि कस्टमर विड्रॉल कर सकता है, लोन रीपेमेंट हो सकता है एंड अदर ऑब्लिगेशंस। LCR कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं कि HQLA डिवाइड बाई नेट कैश आउटफ्लो। यानी देखो LCR निकालने का जो फार्मूला हो गया है वो आपका हो गया है हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स को डिवाइड कर देंगे नेट कैश आउटफ्लो को फ्लो से। ठीक है, टू मीट द LCR रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक मस्ट हैव LCR ऑफ 100% और हायर। इसमें रेगुलेटर ने कहा है कि आपको 100% रखना है LCR या फिर इससे ज़्यादा, ताकि आप कम से कम ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन पैदा हो तो आप कम से कम 30 दिन के लिए आप पेमेंट कर सकें। नेक्स्ट है कि दिस मीन्स दैट द बैंक्स हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स बी सफिशिएंट टू कवर इट्स नेट कैश आउटफ्लो ओवर द 30 डेज स्टेज पीरियड। ओके, वाई LCR इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि LCR इम्पॉर्टेंट क्यों है,
इसका क्या महत्व है? इसके अगर महत्व की बात करें तो ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी है उसको इंश्योर करता है, कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। एलसीआर मदद करता है, हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए, कि किस चीज़ की हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस ना उत्पन्न हो जाए। जैसे मान लीजिए लोग प्रीमेच्योर एफडी तुड़वा करके ले जाने लगे, सेविंग खाते से निकालने लगे, करंट अकाउंट से निकालने लगे, तो ये सब क्या है कि इनका एक महीने में जितना पैसा एक्सपेक्टेड निकलेगा बैंक से, उतना पैसा बैंक के पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब है इससे इस चीज़ का हल निकलता है कि लिक्विडिटी जो क्राइसिस है उसमें हेल्प करता है, यानी लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं आने देता है। और बैंक लिक्विड एसेट्स जो है उससे क्या करते हैं, अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, उसको डिस्पोज करने में, उसको पे ऑफ करने के लिए, मतलब योग्य होती हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये हेल्प कैसे करता है, एलसीआर हेल्प कैसे करता है। जैसे मान लीजिए देखिए, मान लीजिए नेक्स्ट 30 डेज में क्या है कि आपको 20 करोड़ रुपए आपकी बैंक से निकलने की संभावना है, ठीक है। तो 20 करोड़ रुपए हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। 20 करोड़ हमारे पास पड़े हुए हैं, हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये अब यही मान लीजिए 20 करोड़ नेक्स्ट 30 डेज में निकलने वाले हैं और हमारे पास है 10 करोड़, तब कहीं न कहीं यहाँ पर क्या है कि लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, यानी लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, प्रमोट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग आईसीआर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें अपना योगदान देता है। मतलब भाई देखो, बैंक के पास में जितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा होगा देने के लिए, तो उतना ही उसकी लिक्विडिटी मजबूत होगी, उतनी ही उसका लिक्विडिटी मजबूत होगा। जब लिक्विडिटी मजबूत होगा तो कहीं बैंक के लिए क्या ना कि उसकी एक रेपुटेशन जो है वो एक अलग से छवि उभर के आएगी, और ये रिस्क मैनेजमेंट में भी अपना योगदान देता है। एलसीआर ए उत्साहित करता है बैंक्स को मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन। रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये एलसीआर को मेंटेन करने के लिए बैंकों को उत्साहित करता है, ताकि बैंक के क्या करें, अधिक से अधिक लिक्विडिटी को मेंटेन करें, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी रेगुलेटर विच एवर इज एप्लीकेबल। जो एलसीआर की इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक की बात है, तो क्या है कि ये रेगुलर क्या करता है, अपने उद्देश्यों को इन्हांस करता है। जो बैंकिंग सेक्टर में रिलायंस सिस्टम प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड क्रेडिटर्स, इसमें जो डिपॉजिटर्स या क्रेडिटर्स हैं दोनों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? अब भाई देखो, मान लीजिए भाई बैंक में हमने 10,000 रुपये जमा करा, तो हमको ये लगता है कि भाई बैंक में जो हमने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं वो हम कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं। दूसरा, हमको ये भी पता है कि हम 30 दिन में कभी भी जाएंगे बैंक हमें पैसा दे देंगे। अगर यही हो कि भाई वो अब बैंक के पास में इतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो 30 दिन के लिए पर्याप्त हो, तब क्या है, तब उसमें हमारा पैसा हमें ज़रूरत पर नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कत होगी।
इसमें रेपुटेशन रिस्क अराइज हो जाएगा। अब हम इसको हिंदी में भी अगर समझने की कोशिश करें तो आइए देख लेते हैं कि एलसीआर का जो हिंदी में अर्थ है तरलता कवरेज रेशियो, इसको तरलता कवरेज रेशियो कहते हैं। एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक ऐसा नियम है जो बैंकों को ये सुनिश्चित करता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति यानी कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड्स हैं, ताकि वे अल्पकालिक तनाव की स्थिति में भी अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। एलसीआर का जो उद्देश्य है वो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो एलसीआर का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये क्या करता है, लिक्विडिटी को इंश्योर करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी बैंकों को ये सुनिश्चित करता है कि उनके पास पर्याप्त नकदी या नकदी के समान वस्तुएं हैं। नकदी के समान वस्तुओं का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनको ज़रूरत पड़ने पर जल्द से जल्द कैश में बदला जा सके, जैसे कि किसी आरबीआई के पास में रखी हुई रिजर्व, आरबीआई के पास में हमारा जो बैंक का रिजर्व है वो, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए इत्यादि। तो दूसरा है फाइनेंस वित्तीय स्थिरता। बैंकों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, उनकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। सिस्टमेटिक जोखिम को कम करना। सिस्टमेटिक जोखिम का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम से, यानी कि एक कोई इंडस्ट्री फेल हो गई तो उसके पैरेलल सारी इंडस्ट्री फेल हो गई, है ना। तो क्योंकि जो 2008 में जो क्राइसिस हुआ था तो वो भी इसी से मिलता जुलता था। एलसीआर की गणना कैसे की जाती है? एलसीआर की गणना की जाती है, इसका क्या फार्मूला है, इसका क्या सूत्र है? तो एलसीआर को हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड को डिवाइड कर देंगे नेट आउटफ्लो विदिन जो ओवर द 30 डेज, यानी जो 30 दिन के दिन में जितना भी आउटफ्लो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उससे। नेट आउटफ्लो का मतलब यहाँ पर क्या है? नेट आउटफ्लो का मतलब है कि हमने कितना पैसा दिया और कितना पैसा हमारे पास आया, दोनों में जो अंतर है उसको। एलसीआर जो है ये 100% होता है, 100% के लिए रेगुलेटर ने कहा है, जिससे कि 30 दिन के लिए प्राप्त मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल रहे। और एलसीआर एक महत्वपूर्ण नियम है जो कि बैंकों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, आर्थिक संकटों के दौरान बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका INSFR। INSFR इसका मतलब हुआ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, देखो अभी हमने जो एलसीआर पढ़ा, एलसीआर तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। एलसीआर कब के लिए यूज होता है? शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, जबकि जो एलसीआर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, और एनएसएफआर है ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये एक लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है। ये क्या है? एक लिक्विडिटी स्टैंडर्ड, एक सॉरी जो इंट्रोड्यूस हुआ एज द पार्ट ऑफ बेसल थर्ड रिफॉर्म, जो बेसल थर्ड के रिफॉर्म के रूप में जिसका उद्गम हुआ, यानी बेसल थर्ड में इसका जिक्र किया गया, बेसल थर्ड में इसको शामिल किया गया। बेसल थर्ड में ये दो चीज़ें निकल के आई थी, एक एलसीआर और एक एनएसएफआर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि बैंकों के पास में एक स्टेबल फंडिंग कवरेज होना चाहिए, जिससे कि वो क्या करें, लॉन्ग टर्म में असेट्स ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कि लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर सके अपने लॉन्ग
टर्म एसेट्स को और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर को। यानी इतना उसके पास पैसा होना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में अगर कोई दिक्कत आए तो उसको वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। आइए देखते हैं एक काम कैसे करता है। तो इसका सीधा सा होता है अवेलेबल स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो इसमें एक कंपोनेंट है अवेलेबल स्टेबल फंडिंग रेशियो, फंडिंग अवेलेबल स्टेबल फंडिंग। दिस रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को, कौन सी अमाउंट की, स्टेबल फंडिंग अमाउंट को, जो कि बैंकों के साथ में अवेलेबल है। यानी किस बैंक में कितनी अमाउंट स्टेबल फंडिंग रेशियो के रूप में अवेलेबल है उसको इंडिकेट करता है। और एक तो हो गया कि अवेलेबल कितना है और दूसरा है कि रिक्वायर्ड कितना है। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, अभी हमारे पास में है कितना, मान लीजिए 60 है, मतलब 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 60 करोड़ अभी हमारे पास में है, तो और रिक्वायर्ड कितना है 40 का, यानी भाई टोटल हमको 100 करोड़ का चाहिए, लेकिन अभी बैंक के पास जो अवेलेबल है वो 60 करोड़ का ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट मीन्स क्या हुआ भाई कि 60 करोड़ का ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है और जो 40 करोड़ है वो रिक्वायर्ड है। टू कवरेज द बैंक्स एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, और ये बैंक की एसेट्स को और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को ये यूज मतलब कवर करता है। एन एस एफ का आर का मतलब हुआ ए एस एफ डिवाइड बाई आर एस एफ। ए एस एफ का मतलब आप समझ गए, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, कि जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग हो इसको अगर डिवाइड कर देंगे कि जितनी हमें और ज़रूरत है, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग जितनी ज़रूरत है, तो दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग नीडेड टू कवर बैंक्स एसेट्स एंड बैंक्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। जितनी इसको कवर करने के लिए स्टेबल फंड में जितनी कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है तो उतना यानी कि आप इस फार्मूले से क्या समझ में आया, इस फार्मूले से समझ में आया कि जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग हमारे पास है उसको अगर डिवाइड कर देंगे जो रिक्वायर्ड स्टेबल फंड को तो आपका ये आ जाएगा। टू मीट द NSFR रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक मस्ट हैव NSFR ऑफ 100% और हायर। तो जो NSFR होता है ये भी, इसका भी जो क्वांटम रहता है वो 100% या हायर ही रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि बैंक्स अवेलेबल स्टेबल फंडिंग जो होती है मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड स्टेबल। कहने का मतलब इसमें सिंपल सा ये हुआ कि जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है तो जो RSA है यानी कि रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग जो है तो वो ज़्यादा कम होनी चाहिए, मतलब वो कम होनी चाहिए, अवेलेबल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप 100 से ऊपर जाएंगे। अब इसका महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब इसका महत्व क्या है NSFR का, तो इंश्योर द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बाय रिक्वायरिंग बैंक टू होल्ड सफिशिएंट स्टेबल फंडिंग। द NSFR हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। तो देखो ये क्या करता है, इंश्योर करता है, NSFR क्या करता है, इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को। ये लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए इंश्योर करता है कि बैंक्स में लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए, यानी वो मतलब बनी रहे। प्रमोट प्रूडेंट रिस्क टेकिंग, और इससे क्या होता है कि रिस्क टेकिंग का मतलब एक है ना दायरा रहता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। भाई देखो मान लीजिए हमको पता है नेक्स्ट 10 साल में हमें इतनी कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी, इतनी रिक्वायर्ड होगी, तो हम अब रिस्क भी उसी हिसाब से लेगा, यानी बैंक रिस्क भी वही उसी हिसाब से लेगा।
अगर मान लीजिए उसको लग रहा है कि अरे हमारे पास इतनी नहीं हो पाएगी, तो वो कम से कम रिस्क लेना चाहेंगे, यानी अपने पैसे को उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जहाँ पर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, अगला है स्ट्रेंथनेस टू फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मजबूत करता है, रिस्क को मजबूत करता है, लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो जो स्टेबल फंडिंग रेशियो जो है, ठीक है, अब आपने समझ लीजिए, देखो एलसीआर और इन दोनों में अंतर क्या होता है। एलसीआर शॉर्ट टर्म के लिए है और एनएसएफआर क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। वो भी 100% चाहिए, ये भी 100% चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये एक महत्वपूर्ण पूंजी अपर्याप्तता अनुपात है जो कि बैंकों को अपनी दीर्घकालीन फंडिंग स्थिरता का आकलन करने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास अपनी दीर्घकालीन परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त स्थिर फंडिंग है या नहीं है। एनएसएफआर की गणना की बात करें, इसके कैलकुलेशन की बात करें, तो इसका कैलकुलेशन किया जाता है। दो इसमें प्रमुख एलिमेंट होते हैं, दो इसमें प्रमुख घटक होते हैं। एक जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है, जो फंडिंग अवेलेबल है, और एक जो हमको चाहिए यानी जो रिक्वायर्ड है। अब जो हमको हमारे पास अवेलेबल है और जो हमको रिक्वायर्ड है, दोनों में अंतर ये है कि मतलब रिक्वायर्ड जो है वो कम हो सकती है। अगर वो कम है तो वो बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है, फेवरेबल है। अगर वो ज़्यादा है तब फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि एलसीआर जो होता है 100% होता है या उससे ज़्यादा होता है। ये रेगुलेटर ने कहा, सॉरी, ये रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेटर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसने कहा। और इन दोनों कॉन्सेप्ट का कहाँ से आया, बेसल थर्ड में दिया गया। दूसरा जी जो आवश्यक है कि जरूरत कितने फंड की है, एनएसएफआर का सूत्र होता है उपलब्ध स्थिर फंडिंग डिवाइड कर देंगे, हम भाग कर देंगे आवश्यक स्थिर फंडिंग को। एनएसएफआर का महत्व के बारे में बात करें तो ये दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करता है, जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करता है, नियामक अनुपालन करता है, निष्कर्ष करता है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें अपनी दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये बैंकों को अपनी फंडिंग जोखिम का प्रबंध करने और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में सहायता करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक